हेलो फ्रेंड्स। तो बड़ी जोश और जुनून के साथ हमारा फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। इससे पहले हम 2 मॉक टेस्ट फिजिक्स के डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आपने वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए होंगे, तो आपको भी पता चल गया होगा कि जो हम क्वेश्चंस कराते हैं उनका लेवल क्या है और आपको उनसे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, कंप्लीट वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति किसी नदी के किनारे पर ठीक सामने वाले बिंदु तक पहुंचना चाहता है। यह जल प्रवाह की दिशा से 120 डिग्री कोण पर 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से तैर रहा है, तो जलधारा की चाल। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं बता दूं, ये मान लीजिए आपकी क्या है, रिवर है। क्या दे रखा है, वह व्यक्ति अपने सामने वाले बिंदु पर पहुंचना चाहता है, यानी वह यहाँ पे है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है और यहाँ पे पहुंचना चाहता है वो व्यक्ति। तो ये जलधारा की प्रवाह की दिशा, तो जलधारा की प्रवाह की दिशा इस प्रकार है, 120 डिग्री कोण बनाते हैं, यानी इस प्रकार है। तो 120 डिग्री कोण क्या कहाँ बनेगा, इस प्रकार बनेगा हमारा 120 डिग्री कोण। तो ये हमारा 90 हो गया हमारा, और ये 120, 90 में से 120 निकाल दो, ये कौन सा कितना एंगल हो गया हमारा, ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। और जो ये करंट की वैल्यू, ये वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 0.5, यानी कि व्यक्ति जो तैर रहा है उसकी वैल्यू है 0.5। तो अपन को जो ये वैल्यू है तो जल प्रवाह की, यानी कि जलधारा की चाल है, वो पूछ रहा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो गया, ये लंब हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, आधार हो गया, और ये हमारा करण हो गया। तो अपन को क्या करण दे रखा है और लंब पूछ रहा है, तो लंब और करण में संबंध क्या होता है, हमारी साइन थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे लंब बटे में करण। तो लंब यानी कि साइन थीटा यानी साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। लंब की वैल्यू पूछ रहा है, करण की वैल्यू दे रखी है 0.5। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 2 पर जाएगा और 2 से मल्टीपल, तो L इक्वल टू हो जाएगा हमारी 1/4। तो यानी जलधारा की चाल कितनी होगी, 1/4। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 0.25। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से 3 गुनी है, तब दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। तो अपन को क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है अवतल दर्पण की। तो सभी जानते हैं जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो एफ इक्वल टू दे रखा है अपन को -6 सेंटीमीटर। और जो क्या दे रखा है, अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से 3 गुनी, यानी कि एम की वैल्यू दे रखी है। आवर्धन दे रखा है अपन को 3, और पूछ क्या रहा है, तब दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी यू पूछ रहा है अपन को, यू फाइंड करना अपन को। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू होता है हमारे एफ अपॉन में एफ माइनस यू। एम की वैल्यू दे ही रखी है अपन को 3, एफ की वैल्यू दे रखी है -6, और -6 माइनस यू, माइनस को मना के कट जाएगा हमारा, ये 2 बार डिवाइड हो गया हमारा। तो 6 + यू इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2, 6 + यू इक्वल टू हो गया हमारा 2। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे -4 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू क्या हो गया -4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा आंसर, ए आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आपको क्वेश्चन से लेना देना डायरेक्ट। क्वेश्चन दे रखा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 5 मिनट है, 20 मिनट में छवि पदार्थ की मात्रा। तो अर्धायु दे रखी है 5 मिनट, और 20 मिनट पश्चात जो पदार्थ, कितना पदार्थ नष्ट हो गया उसकी वैल्यू पूछ रहा है अपन को। तो अर्धायु 5 मिनट दे रखी है, तो 20 मिनट में कितनी अर्धायु होंगे, डायरेक्ट मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको। 20 मिनट में अर्धायु निकालने के लिए 5 का डिवाइड करेंगे, तो 4 अर्धायु के बाद अपन को 6 भी पदार्थ की मात्रा पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताता हूँ,
कि 100 है पहले। तो पहले अर्धायु, यानी अर्धायु क्या होता है, जहाँ पे पदार्थ 50 डिग्री नष्ट हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अर्धायु। तो पहले अर्धायु में कितना हो जाएगा, 100 से 100। दूसरे अर्धायु में हो जाएगा 50 से 25। तीसरे में हो जाएगा 12.5 और चौथे में हो जाएगा हमारा 6.25। 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 25, यानी 6.25 हमारा नष्ट हो जाएगा, यानी 6.25 बचेगा, यानी कि ये बोल रहा है 4 अर्धायु के बाद 6.25 बचेगा हमारा। तो टोटल कितना था 100। तो 6 ये पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी 100 माइनस 6.25, 100 माइनस 6.25। तो 100 में से 6.25 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 93.75। तो 93.75 6 ये पदार्थ की मात्रा हो जाएगी 20 मिनट बाद। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3 न्यूटन तथा 2 न्यूटन परिणाम के 2 बल थीटा कोण पर इस प्रकार कार्यरत हैं कि उनका परिणामी आर है। यदि प्रथम बल को 6 न्यूटन तक बढ़ा दिया जाए तो परिणामी बल 2r हो जाता है। तो थीटा का मान तो अपन को दे रखा है कि पहले 2 फोर्स लग रहे 3 न्यूटन और 2 न्यूटन और उनके बीच एंगल थीटा, तो उनका रिजल्टेंट हमारे आर है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारी आर, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2ab, तो 2ab से 2 2 4 और 4 3 जा 12 कोस थीटा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है अपन को, अगर प्रथम बल को यानी 3 न्यूटन को इसको क्या कर दिया 6 न्यूटन कर दिया, तो जो रिजल्टेंट है 2r हो गया। तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर और इसको 6 न्यूटन कर दिया तो 36 प्लस 4 और जो 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी 24 कोस थीटा हो जाएगा हमारा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर जो हमारा थीटा है क्या करेंगे, इसमें जो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे और जो सोल्व करने के बाद जो थीटा आएगा हमारा वो आएगा हमारा 120 डिग्री। क्या आएगा, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और मैं अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करके अलग से एक स्लाइड में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे कुछ ज़्यादा तगड़ा सॉल्यूशन नहीं है, इसमें क्या है पहले से आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है और 4 से मल्टीपल करा के हमारा थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। हमारा जो कोस थीटा उसकी वैल्यू आएगी हमारी -1/2। मैं आपको बता देता हूँ, कोस थीटा की वैल्यू -1/2 आएगी इस दोनों समीकरण से। तो कोस -1/2 किसका होता है हमारे 120 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे 120 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारे एक द्रव का पृष्ठ तनाव दे रखा है 70 डाइन पर सेंटीमीटर है, तो MKS पद्धति में इसका मान होगा। तो अपन को CGS पद्धति में अपन को क्या दे रखा है, सरफेस टेंशन दे रखा है। तो जो SI है MKS पद्धति उसमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है 70 डाइन दे रखा है, तो MKS में डाइन को बदलने के लिए हमारा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। तो 1 डाइन का न्यूटन की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻5 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3 यानी 70 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा हमारा। और ये 10 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 7 इंटू 10⁻⁻2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा बी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है सदिश दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है अपन को, वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश, यानी अपन को यूनिट वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर दे रखा है उसकी डायरेक्शन में अपन को यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का हमारा तरीका क्या है, ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर का डिवाइड कर देंगे तब हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये तो हमारा है, और मोड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो 169 हो जाएगा हमारा। 169 का रूट कितना होता है 13, तो 5 के -12 से के अपॉन 30, यानी डी आंसर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक कार सीधी सड़क पर 2 घंटे में यह दूरी तय करती है तथा अगले 3 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो इसका औसत वेग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आधे बच्चे तो इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या बोल रहा है इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि क्या बोल रहा है इसमें, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। तो जो डिस्टेंस है यानी विस्थापन हमारा, तो विस्थापन है हमारा ds वेक्टर, क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी है हमारी वो भी क्या हो जाएगी 0। अगर कोई विस्थापन ही नहीं है तो वेलोसिटी कैसे होगी, विस्थापन ही नहीं है तो वेलोसिटी नहीं होगी, यानी 0 आंसर हो जाएगा। ये तो यानी कि 0 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक m द्रव्यमान की गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा दूसरी 2m द्रव्यमान की गेंद को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। दोनों गेंद हवा में समान समय के लिए रहती है, तो दोनों गेंदों द्वारा प्राप्त ऊंचाइयों का अनुपात। तो सीधी सी बात है, जो हवा में ऊंचाइयाँ होती हैं उनकी वैल्यू क्या होती है हमारी, टी इक्वल हमारे होता है √2h/g। तो जो h की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो h क्या हो जाएगा हमारे t² × g/2। तो h की वैल्यू हमारे m पे डिपेंड, न तो m पे डिपेंड कर रही है और न ही थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो t² और g पे डिपेंड करिए। तो समान समय दे रखा है, यानी t का तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं हमारे, और g की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है वैसे ही 9.8। तो जो h की दोनों भी h का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, एक कार एक समान वेग से घर्षणयुक्त सड़क पर गतिमान है न्यूटन की गति के प्रथम नियमानुसार। यानी कि जो एक हमारी कार है नियत वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारे घर्षणयुक्त सड़क पर गतिमान है। तो ये ऑप्शन दे रखा है, कार को इंजन द्वारा कोई बल नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो हमारा गलत होगा। अगर कार को इंजन द्वारा कोई बल नहीं दिया जाएगा तो वो कार गति नहीं करेगी, क्योंकि उस पर जो घर्षण बल कार्य कर रहा है वो कार को क्या कर देगा, रोक देगा उसी जगह पे। भी दे रखा है, कार को इंजन द्वारा अवश्य ही बल दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगर इंजन कार को बल देगा तभी तो वो नियत वेग से गति कर पाएगी, नहीं तो घर्षण बल के प्रभाव में उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और वो वस्तु यानी वो कार है वो रुक जाएगी, यानी बी आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, यदि 19.6 न्यूटन का बल किसी 10 kg के पिंड पर लगाया जाता है तब वह ठीक गतिमान होने की स्थिति में आता है। तल के समांतर यदि इस पिंड पर 5 kg का द्रव्यमान रख दिया जाए तो सतह के समांतर युक्त वस्तु को गति कराने के लिए आरोपित बल का मान क्या होगा। तो जो हमारा F का फॉर्मूला होता है ma होता है, mg होता है हमारा, F का फॉर्मूला g कांस्टेंट है हमारी, तो F1 में F2 क्या हो जाएगा हमारी m1 में m2 के m के प्रोपोर्शनल है, तो F1 F2 इक्वल हो जाएगा m1 m2। तो F की वैल्यू दे रखा अपन को 19.6, F2 की वैल्यू अपन को पूछ रहा है, M की वैल्यू दे रखा है 10 और 5 और रख दे रहा है, तो M2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे 15, ये 2 ये 3, तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3/2 इंटू 19.6, 3/2 इंटू 19.6 यानी कि 1.5 इंटू 19.6। तो दोनों को मल्टीपल कराते हैं, हमारे मल्टीपल कराएंगे तो क्या हो जाएगा 196 इंटू 15 0 48 4 9 6 9 1 ऐड करेंगे तो 0 4 9 और 2 और कितने अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ के, यानी कि 0 और 4 को तो 29.24। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। तो जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं उन बच्चों का ये क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए।
तो अपन को क्वेश्चन दे रखा है एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक दे रखा है के को 1 सेंटीमीटर तक खींचने पर इसकी स्थिति ऊर्जा यू है। यदि इसे 4 सेंटीमीटर की दूरी तक खींचा जाए तो स्थिति ऊर्जा, तो जो हमारी स्प्रिंग के लिए स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यू इक्वल टू हाफ की एक्स स्क्वायर होता है। एक्स की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और तब स्थिति ऊर्जा क्या है हमारी यू, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यू इक्वल टू हो गया हमारा k/2। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, और स्प्रिंग को दूसरी कंडीशन में हमारे 4 सेंटीमीटर खींच रहा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, और 16 डिवाइड 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 8, यानी 8 क्या हो जाएगा हमारा जो u सेकेंड u हमारी u2 है हमारी, तो क्या हो जाएगा 8 की, तो 8 की क्या लिख सकते हैं k/2 इंटू 16, तो k/2 की वैल्यू दे रखी है अपन को u, तो 16u हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 होगा, सी इज राइट आंसर। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन दे रखा अपन को समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या आर के दो गोले परस्पर स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का हमारा फॉर्मूला होता है जी एफ इक्वल टू होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या है हमारी, दोनों सेम है, समान द्रव्यमान दे रखा है, तो m क्या हो जाएगा हमारा m स्क्वायर हो जाएगा, m क्या हो जाएगा हमारा m स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या दे रखा है अपन को समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या के दो गोले परस्पर स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होगा। तो अपन को m कांस्टेंट दे रखा है, तो हम जानते हैं कि घनत्व इक्वल टू क्या होता है हमारे द्रव्यमान बटे में आयतन। तो आयतन का अपन द्रव्यमान की वैल्यू घनत्व इंटू आयतन के रूप में लिख दें, घनत्व इंटू आयतन के रूप में लिख दें। तो आयतन क्या होता है हमारी 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो m का क्या हो जाएगा r की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, और r की पावर 6 डिवाइड r स्क्वायर से, तो r की पावर 4 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा r की पावर 4। तो r की पावर 4 कौन से में सी ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा अपन को दो सरल आवर्त गतियां जिनके समीकरण दे रखा अपन को x इक्वल्स टू दे रखा a sin ओमेगा t माइनस एल्फा तथा y इक्वल्स टू दे रखा b cos ओमेगा t माइनस एल्फा द्वारा प्रदर्शित की जा रही, तो उनके बीच कलांतर। तो सीधी सी बात है, एक में साइन दे रखा है, एक में कोस दे रखा। साइन और कोस में कलांतर कितने का होता है 90 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा अपन को किसी 4 × 10⁻⁻6 कूलाम के विद्युत आवेश को 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो आवेश पर लगने वाला बल। बहुत आसान क्वेश्चन है। F = हमारा Q × E होता है हमारे, तो 4 × 12 × 10⁻², यानी 1.2 × 10⁻³ यानी सी आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, तो इसको छोड़ दीजिए, वो का वो क्वेश्चन हमारे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा अपन को एक अविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई भी चालक दे रखा अपन को, तो उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमारे परपेंडिकुलर होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, यानी बी आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा अपन को अनंत लंबाई की अवशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 2k⁻r। हमारा क्या होता है 2k⁻r। के की वैल्यू रख दी है हमने 1/4πε0। तो 4 से 2 बार डिवाइड होगा तो λ/2πε0 r आ जाएगा, यानी बी आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया अपन को निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र निम्न वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा में और उसके विलोमतः परिवर्तित करता। तो सीधी सी बात है, वोल्टता चेंज किसके द्वारा होती है हमारे ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टता में चेंज किया जा सकता है, यानी कि सी आंसर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। दे रखा है एक एंगस्ट्रॉन तथा नैनोमीटर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो ए ऑप्शन दे रखा है अपन को, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉन, तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 10⁻⁹ और 10⁻10 पहले ही होता है इसका, तो 10⁻11 हो जाएगा। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी ए ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग है। दूसरा दे रखा है 1 नैनोमीटर यानी 10⁻9 इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻10, तो बी आंसर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक पावर कम हो जाएगी, 10⁻9 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हमारे, तो बी आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो 1 नैनोमीटर होता है हमारे 10 एंगस्ट्रॉन के इक्वल्स टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन दे रखा है अपन को, अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है, इसका कारण क्या है। तो जो ऊंचाई पे जाने के साथ साथ हमारा जो वायुमंडलीय दाब है उसकी वैल्यू हमारी डिक्रीज कर जाती है, तो इसी कारण जो अधिक ऊंचाई पर जल है कम तापमान पर उबलते हैं, यानी ए आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दी गई परिपथ पर विचार कीजिए। तो इसमें परिपथ नहीं दे रखा, तो इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन दे रखा है, 3 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध 90 ओम है, तो इन्हें समांतर क्रम में संयोजित करने पर उनका तुल्य प्रतिरोध, तो क्या दे रखा, 3 समान प्रतिरोध है। तो 3 समान प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 3R, तो 3R इक्वल्स टू दे रखा अपन को 90, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे 30। तो अब क्या पूछ रहा है अपन को, अगर इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें, यानी इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दे, तो जो आर रिजल्टेंट, जो प्रतिरोध रिजल्टेंट रेजिस्टेंट है हमारा आर इक्विवेलेंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 3 बार होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/30, और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 30/3, 30/3 यानी कि 10। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको ऐड करेंगे तो 10 ओम हो जाएगा, यानी ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी अटेम्प्ट करेंगे इसको। अगर दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, आसंजक बल, और अगर सेम पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं अपन, ससंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि साबुन के एक बुलबुले के अंदर दाब की अधिकता दूसरे बुलबुले की अपेक्षा 3 गुनी, यानी P1 इक्वल टू दे रखा है 3P2। मैंने पहले करवा दिया, तो मैं थोड़ा क्विक करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जल्दी से करवा रहा हूँ। तथा तब पहले था दूसरे बुलबुले में आयतन का रेशियो, तो सभी जानते V प्रोपोर्शनल हमारा R³ होता है और P प्रोपोर्शनल 1/R होता है। तो हमारे जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P³। तो P2/P1 की वैल्यू हमारी 3, तो P2/P1 की वैल्यू भी हमारी 1/3, तो V1/V2 क्या हो जाएगी 1/3 का क्यूब, तो 1/3 का क्यूब करेंगे तो 1/27, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले 2 बार करवा दिया, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सही नहीं करवाया मैंने, क्योंकि पहले करवा चुका हूँ, तो सभी बच्चों को इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है याद हो गया होगा। फिर भी मैंने जो ऊपर की चीज़ें हैं वो बता दी मैंने इसकी, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।